नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ के कोरोना स्पेशल बुलेटिन हेलो डॉक्टर में। अभी कोरोना काल का दौर चल रहा है। पिछले साल हम लोगों ने कोरोना की पहली जो लहर कही जा रही थी उसे झेला। इस साल कोरोना की दूसरी लहर हम सबके बीच है। इस बीच कई लोग जो हैं अभी भी उबर नहीं पाए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा भी शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की माने तो कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं वो बच्चे हैं। बच्चों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ने की बात कही जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पलामू ज़िले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय तिवारी जी, और हम सीधे डॉक्टर साहब से बातचीत करके यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर असल में है क्या चीज़। एज ए डॉक्टर, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो इस थर्ड वेव को किस नज़र से देखते हैं। तो सर, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पे। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर की बातचीत हो रही है, आप लोगों ने इसको अभी तक कैसे समझा है? ऐसा है, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सिर्फ क्लियर कट तो कुछ नहीं जान रहे हैं जी। तो हुआ क्या कि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने वैक्सीनेट किया अधिकतर, जो भी अब तो 18 साल से ऊपर को भी कर रहे हैं। तो मान के चला जा रहा है कि एक ज़्यादा उम्र के या 18 साल से उम्र के ज़्यादा के जो लोग होंगे वो तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड रहेंगे, उन पर आने वाले दिनों में कोरोना का प्रभाव कम होगा। या फिर बहुत से लोगों को जिनको डिजीज़ हो चुका है पहले से, तो उनमें भी कुछ हद तक बचाव होगा। तो ऐसा मान के चल रहे हैं, चूँकि बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, आउटडोर एक्टिविटी होगा और ये बच्चे इम्यूनाइज नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोरोना का संक्रमण इन बच्चों में सबसे ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा, कॉम्प्लिकेशंस उसके होंगे। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ एंटीजेनिक वेरिएशन हो, जैसे अलग अलग म्यूटेंट अभी आए थे, तो इस ढंग से कोई अगर नया म्यूटेंट आता हो तो कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते मान के चल रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसीलिए थर्ड वेव की संभावना बच्चों में ज़्यादा लग रही है। ये बच्चे से क्या तात्पर्य है सर? ये आप 18 प्लस के 18 के नीचे वालों की बात है या फिर एकदम नवजात बच्चे की? नहीं जी हाँ, 18 प्लस के, 18 से नीचे के, चूँकि 18 प्लस वालों को तो अब हम वैक्सीनेट करेंगे और 18 प्लस वाले लोग को लगभग उनका जो डेवलपमेंट होता है और जो उनका इम्यून सिस्टम होता है उसको लगभग हम लोग एडल्ट के बराबर मान के चलते हैं। तो 18 साल से कम के लोगों को मान के। तो डॉक्टर साहब थे जो बता रहे थे कि इसका सीधा संबंध जो अगर हम एनालाइज कर पाए हैं तो वो वैक्सीनेशन से है। निश्चित तौर पे 18 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले 2-3 महीनों में हम काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका होगा। जो बचेंगे वो 18 से नीचे के लोग बचेंगे। तो थर्ड वेव की अगर संभावना बनती भी है, आती भी है, तो निश्चित तौर पे इसी उम्र के लोग इससे प्रभावित होंगे। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव की बात तो आपने जो बताई, लेकिन अगला सवाल जो हमारा है कि बच्चों में लक्षण किस तरीके के आएंगे? क्या इसी तरीके के लक्षण रहेंगे या फिर इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? अभी भी बच्चे जो हमारे प्रभावित हो रहे हैं वो एडल्ट की अपेक्षा कम सीरियस हो रहे हैं। मतलब या तो एसिम्टोमेटिक हो रहे हैं, उनमें कोई लक्षण है ही नहीं, बुखार नहीं हो रहा है, खांसी नहीं हो रहा है, हाँ बदन दर्द और इस टाइप की कोई चीज़ नहीं हो रही, भूख का कम लगना, ये सारा चीज़। लेकिन कुछ बच्चों को अगर हो भी रहा है तो वो माइल्ड केसेज है और बहुत कम ही केस। आपने देखा होगा कि एडल्ट की जितनी मोर्टिलिटी हो रही है, या फलाना आदमी 4 दिन से बीमार था, सीरियस हो गया, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन बच्चों के बारे में आपने ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि बच्चों को अभी तक का जो भी स्ट्रेन है उतना ज़्यादा सीरियस नहीं करता है, उतना ज़्यादा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक तो जो भी प्रभाव होगा वो सारे बच्चों पर ही ज़्यादा होगा, एडल्ट पे कम होगा। एडल्ट वैक्सीन के चलते या ऑलरेडी उनको किसी तरीके का पहले से इन्फेक्शन हो गया है और एंटीबॉडी उनके शरीर में बन गया है, वो कुछ हद तक अपना बचाव कर लेंगे। और दूसरी चीज़, जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन होगा ये, तो लगभग इसी तरीके के लक्षण होंगे, लेकिन चूँकि ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया कि स्कूल खुलने से और सोशल इंटरैक्शन होने के चलते। तो जब ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे तो जो सपोज कीजिए 100 बच्चे में अगर 2 बच्चा भी सीरियस हो रहा है, तो पहले 100 बच्चे प्रभावित होते थे, केवल 2 बच्चा सीरियस होता था। लेकिन अगर 1 लाख बच्चे प्रभावित होंगे तो आप समझ सकते हैं 2000 बच्चे सीरियस हो जाएंगे। तो इस कारण से बच्चों में ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा।
तो इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए अभी से ही? हालांकि जब बड़ों में कोरोना वायरस आया था तो कई तरह के सुझाव और सावधानियां बरतने का निर्देश हम लोगों को दिया गया था, मसलन शारीरिक दूरी का पालन करना, हाथ धोते रहना। बच्चों को कैसे हम लोग इसको हैबिट में ला पाएंगे क्या, और अपने एज ए चिकित्सक आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली असल में इस कोरोना से लड़ने में सिर्फ एक सरकार या एक एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब एक आदमी या अकेले एक डॉक्टर नहीं लड़ सकता है। जैसा कि अभी तक जिस भी देश में आपने देखा हो, पब्लिक, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, ये सारे लोग मिल के अगर इसका मुकाबला करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने अभी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों को देखा होगा, इसमें भी जब जहाँ की पब्लिक ज़्यादा जागरूक रही है वो ज़्यादा बचाव कर पाए हैं। तो आने वाले दिनों में बच्चों को भी, मेरा तो अपील है सरकार से कि जब तक अभी वैक्सीनेशन के लिए तेज़ी से कोशिश करें, और सरकार कर भी रही है। अभी हमारा कोवैक्सीन का 2 साल से ऊपर के बच्चों में, चूँकि सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऐसा ट्रायल नहीं किया जा चुका है बच्चों में। और जब भी हम लोग कोई वैक्सीन बनाते हैं या किसी तरीके का इलाज करते हैं तो ध्यान में रखा जाए कि रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं। एक तो इस वैक्सीन के देने से कितना घाटा हो रहा है और फ़ायदा उससे ज़्यादा है कि नहीं, ये सारा देख के तो अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, उम्मीद है अक्टूबर नवंबर तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगा। बाहर के कुछ वैक्सीन हैं जैसे फाइजर वाला, तो वो 12 साल के ऊपर अभी दे रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारे देश में कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए। तो एक तो वो, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता है या वैक्सीन आने के बाद भी बच्चे प्रभावित तो होंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन देने से सारे लोगों को इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा है, हाँ सीवियरिटी कम हो रही है, ये ज़रूर है। तो बच्चे, असल में बच्चों में हम लोग 2 तरीके से डरते हैं। एक तो बच्चे हैं खुद बीमार पड़ेंगे, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, और सारे जगह बच्चों के हॉस्पिटल नहीं है, तो ये एक समस्या है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे अगर सीरियस नहीं भी हुए तो वो लोग कैरियर का काम करेंगे, मतलब खुद इन्फेक्टेड होंगे, उनको ज़्यादा वो सीरियस नहीं होंगे लेकिन दूसरों को ये फैलाएंगे। और बच्चों को एक बार फैल जाता है तो जैसे दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ खेल रहे हों बच्चे एक दूसरे को, तो ये काफ़ी तेज़ी से, अभी का स्टेज अलग, अभी का समय अलग है। बच्चे घर में कैद हैं बिल्कुल, ना स्कूल, ना स्पोर्ट्स, ना कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप कल के दिन समझिए कि ये सारे के सारे बच्चे अगर इन्फेक्टेड हो गए तो इन्हें भले ही ज़्यादा कुछ नहीं हो लेकिन ट्रांसमिट करने में, दूसरों को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो एक तो है जितना लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, बच्चों को ट्रेन करना होगा हम लोग को। और स्कूल और ऐसे सोशल गैदरिंग वाले जगह पे हम चाहेंगे कि नज़र रखा जाए इन पे और छोटी छोटी चीज़ों का इनको ट्रेनिंग दिया जाए स्कूल जाने के पहले, जैसे हैंड वॉश, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें, मास्क कैसे लगाएं, हम बार बार सैनिटाइज कैसे करें, ये सारी चीज़ें सिखानी होंगी। ये तो सर बात हो गई उन बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल अबोध है, घर में है, जिसका लालन पालन हो रहा है, उनके लिए क्या चाइल्ड केयर की ज़रूरत होगी इस तरीके से पेरेंट्स को? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इसमें जोड़ना चाहेंगे कि अगर माँ बाप या घर के कोई मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो वो कैसे करें। तो इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन आया हुआ है। जैसे अगर कोई बच्चा माँ का दूध पी रहा है, माँ को कोविड हुआ है, तो माँ अपना दूध पिलाना जारी रखेगी लेकिन अपना जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है वो करेगी। हाँ, माँ अगर सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तब तो और बात है, दूसरा कोई केयर करेगा, बाहर से फार्मूला फीड पे उसको रखा जाएगा। लेकिन अगर हुआ भी है तो बच्चे का ये अधिकार कि उसे दूध पीना है, उससे आप वंचित नहीं करेंगे। तो माँ हाथ धो लेगी, प्रॉपर मास्क लगाएगी, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेगी और बच्चे को कम से कम टच करेगी, ज़्यादा जगहों पे टच नहीं, और लेकर उसको दूध पिलाना है। दूध पिला के माँ से बिल्कुल सेपरेट कर देंगे उसको। तो एक तो ये, बाकी घर में अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि निगेटिव है, वो केयर कर सकता है। जैसे थोड़े बच्चे, बड़े बच्चे को 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे हैं, तो उसको बाकी फीडिंग के लिए जो आदमी निगेटिव है वो ध्यान रखेगा, माँ से कम इंटरेक्ट करेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, ये तो सामान्य बात हो गई, सामान्य लक्षण, जैसा कि आपने बताया कि ये सिम्टोमेटिक या माइल्ड होगा। सीवियरिटी की भी हम बात कर रहे हैं तो कब ये स्थिति आएगी बच्चों में, हम कब ये देखेंगे या समझेंगे कि बच्चों को अब हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, अब माँ बाप को कब उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि सारे गार्जियन को ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा अब ज़्यादा घर में इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा हो, जो कि पैरासीटामोल देने के बावजूद नहीं उतर रहा हो, बच्चा दूध पीना बंद करे, बच्चे का ऑक्सीजन, घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखेंगे
और अगर उसका सेचुरेशन 94 से नीचे आ रहा हो तो ये एक है। इसके अलावा ऐसे भी आदमी जज कर सकता है, सांस लेने में उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, सांस की गति बढ़ी है, बच्चा हाँफ रहा है और हाँफते समय उसका नाक नथुना फूल रहा है, गर्दन अंदर यहाँ पे धंस रहा हो, या फिर उसका पंजरा धंसना जो बोलते हैं, पंजरा धंस रहा हो, तो ये सारे खराब लक्षण है, मतलब उसको सांस की तकलीफ़ है। और अगर इससे ज़्यादा पल्स ऑक्सीमीटर है आपके पास तो उसको देख के ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखेंगे कि 94 से नीचे है या उतना है, ये देख के जाना जा सकता है। तो ये गंभीर लक्षण के बारे में सर बता रहे थे कि इस तरीके की अगर आप फील करें अपने बच्चों में तो निश्चित तौर पे उसे अपने चिकित्सक से दिखाया, हॉस्पिटल केयर को उसको ज़रूरत पड़ सकती थी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, लगातार ये वायरस पहली लहर में जिस तरीके से हम लोग देखा था, फिर दूसरी लहर में जितना भयानक मंजर देखने को मिला, तीसरी लहर के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्यों, बच्चों में, और ख़ासकर बच्चों में, तो क्या वजह है इसकी कि जी हाँ, कई कारण है। एक्चुअली हमारे पास कोई ठोस ऐसा मतलब अभी तक हम लोग कोरोना को, मेरा मानना है कि ठीक से जान नहीं पाए हैं, पूरी दुनिया इसको ठीक से पहचान नहीं पाई है। जी बिल्कुल। तो जैसे इसको मान के चलते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा और दूसरे मर्स और इस टाइप के वायरस है, सार्स कोवी 2 ऐसे एक साथ बोलते हैं मिलाकर, तो हम लोग मान के चलते हैं कि उन्हीं की तरह ये भी बार बार इसका भी म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक प्रजाति का है और उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, वो दूसरे प्रजाति का हो गया वायरस, और ये वायरस पहले जिस तरीके से बिहेव कर रहा था अब उससे थोड़ा अलग हट के बिहेव करेगा। पहले कम सीरियस हो रहा था, अब ज़्यादा हो सकता है। पहले किसी को सिर्फ सांस की तकलीफ हो रही थी, अब वाले में डायरिया भी होने लगेगा। तो ऐसे कई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कई कारण हैं इसके। एक तो जिस प्रजाति का है उसमें ऐसे बदलाव कॉमन होते हैं, और जैसे वायरस भी स्मार्ट होते हैं, जैसे हम लोग बदलाव करते हैं अपने आप में, अपने आप को मास्क लगा के रखा हमने और दूसरे, इसी ढंग से वायरस भी अपने ज़िंदा रहने के लिए अपने आप में ऐसा ऐसा बदलाव करता है ताकि ये जन्म जन्म तक, हमेशा लंबे समय तक जिंदा रहे ये वायरस। तो अभी हुआ क्या कि वैक्सीनेट करके हम लोगों ने, और जिन लोगों को एक बार रोग हो गया उनके अंदर लड़ने की ताकत हो गई है, तो अब ये वायरस उन लोगों को उतना प्रभावित नहीं करेगा। तो उससे बचने के लिए, और इस वायरस को जितना स्ट्रेस पड़ेगा, जैसे होता है ना कि मार मार के आपने, जैसे इजराइल को आपने ठोंक ठोंक के इतना मजबूत बना दिया, तो इसी तरह से इस वायरस के अगेंस्ट आप ढेर सारा एंटीवायरल ड्रग देके और भी कई तरीक़ों से वैक्सीन देके उसको और ज़्यादा ताकतवर कर दिए आप, और वो वायरस अपने आप में जो बदलाव लाएगा, जो म्यूटेशन होगा, वो म्यूटेंट स्ट्रेन हम लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में दो कारण से, एक तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं इस कारण से, और दूसरा कि हो सकता है कि उनका जो म्यूटेशन होगा आने वाले समय में, वो ऐसा मान के चल रहे हैं कुछ साइंटिस्ट लोग, कुछ डॉक्टर्स, कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित पड़ेगा, बच्चों के लिए उपयुक्त माहौल होगा इनको ग्रो करने के लिए। हाँ, इसीलिए मान के चल रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा हो, लेकिन ये कुछ मतलब ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता है, आने वाला समय बताएगा। वैक्स तो ये चाइल्ड केयर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय तिवारी से, जो कि पलामू प्रमंडल के एक स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने काफ़ी तरीके से बताया कि कैसे आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों का केयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट पे भी बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से हम पलामू के संदर्भ में अगर बात करें तो जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का मौजूद हालात हैं, तो इसमें बच्चों के अंदर जब ये बीमारी फैलेगी तो किस तरीके के क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं ताकि लोग इस पर ध्यान दें। हाँ, टाइम टू टाइम इस पर पहले से ही गाइडलाइन एम्स का, हमारे IAP का, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का, सारे लोगों का आया है। तो असल में जैसे बड़े लोगों में हम लोग कुछ जैसे सीवियर बीमारी में रेमडेसिविर और ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, वो नहीं करना है हमें। तो बच्चे को एक तो सिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 तरीके में बात करते हैं। तो एक तो होता है जिन बच्चों को हल्का सर्दी खांसी है या कोई दिक्कत नहीं है, हल्का बुखार आता है, तो उनके लिए सिर्फ पैरासीटामोल और जिंक विटामिन C दे सकते हैं हम लोग। जिंक का पहले से भी एक डोज चला आ रहा है कि उसे हम लोग 20 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट 6 महीना से ऊपर तक के बच्चे को देते हैं, और उसके नीचे 10 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से, तो ये डोज दिया जा सकता है। इसी ढंग से विटामिन C का डोज 100 से 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, जैसे एडल्ट में हम लोग 500 दे रहे थे, तो सिरप के फॉर्म में कई वो आता है,
तो आप बच्चों का इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए जैसे बड़ों को देते हैं विटामिन सी, जिंक देंगे, साथ में पैरासीटामोल देंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है या आने वाले समय में निमोनिया का खतरा है तो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो भी है, डॉक्सीसाइक्लिन एक उम्र के नीचे के बच्चे को नहीं देते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सीक्लेवुलिनिक एसिड उसको हम लोग देंगे। और ऑक्सीजन का सेचुरेशन नापते रहेंगे। हाँ, अगर हमें लगता है कि आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो तो जो बड़े बच्चे हैं, 1 साल के नीचे को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं प्रोन पोजीशन में, जिससे फेफड़े के वे हिस्से जो यूजुअली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको भी यूज में लाना है। तो बच्चे को पेट के बल दिन भर में 3 बार 4 बार ऐसे लिटा के रखेंगे। क्या बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में भी देखा जा चुका है, कई बच्चे सीरियस हुए हैं। और यहाँ तक कि एनॉक्सापाइरिन जो कि खून के थक्के को रोकता है, और रेमडेसिविर भी देना पड़ा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हम लोग डेक्सोना बड़े लोगों को देते हैं, कई बच्चों में ऐसे सीरियस हो चुके हैं जिनको देना पड़ा है। हॉस्पिटल केयर की अगर हम बात करें तो आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों में इस तरीके के सिम्टम नहीं देखने को मिले हैं अभी तक, और सीवियरिटी कम है, तो ये एक राहत की बात भी है। लेकिन इन केस अगर सीवियर मामले आते हैं तो किस तरीके का हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, जैसे ही बच्चे को एक तो तेज़ बुखार जो कि उतरता कम हो, जल्दी पैरासीटामोल देने के बावजूद वो बुखार उतर नहीं रहा हो, 3 दिन 4 दिन से लगातार बुखार, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे आ रहा हो, अगर बच्चे को फरका आ रहा है, मिर्गी की बीमारी आ रही है, दौरे आ रहे हैं, अगर बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पी रहा है, तो ऐसे कई लक्षण हैं जिसमें कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड मतलब लूंज पुंज पड़ा हुआ है, दूध नहीं पी रहा है, और आप शरीर की चमड़ी खींच के देखेंगे तो बूढ़े जैसा स्किन पिंच वापस देर से आएगा। तो डिहाइड्रेशन का होना, तेज़ बुखार लगातार रहना, फरका आना, बेहोश होना, मिर्गी आना, ये सारे लक्षण हैं। और बुखार अगर लगातार उसको तेज़ बुखार रह रहा है 102 से ऊपर, जो कि आपके पैरासीटामोल देने से भी नहीं उतर रहा हो, तो ये सारे लक्षण हैं जो कि सीवियर इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, और ऐसे में बच्चे को भर्ती होना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया कि जब थर्ड वेव की संभावना जो दिख रही है, जो बन रही है, इस दौरान हम अपने बच्चों का केयर कैसे करें और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम अपने दर्शकों को यह अपील एक बार फिर करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, आंकड़े ज़रूर कम हुए हैं, अब ये दूसरी लहर ही चल रही है, थर्ड वेव इस तरफ आया भी नहीं है। तो इसमें हम तमाम लोगों को, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि सावधानी ज़रूरी है, और अपने बच्चों को इस तरीके से अभी से ही ट्रेन करने की भी ज़रूरत है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपने को हैबिचुएट करें और अपना जो जीवन है, शैली है, अपना जो लाइफ स्टाइल है, उसी के अनुसार पालन करें, ताकि हम इस महामारी से जंग को जीत सकें। तो इस मामले में कारगर होगा। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? हाँ, हम तो सरकार से एक चीज़ कि आपके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना आपको ज़रूरत है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा एक मानना था कि आप हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार पे एकदम डिपेंडेंस आपका होना अच्छा बात नहीं है। सपोज कीजिए कि अभी और भी बाहर के वैक्सीन थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप वैक्सीन दे देते, तो सपोज कीजिए अगर अभी 18 करोड़ हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से जिनको पैसा दे के ख़रीदना था और वैक्सीन लगाना था, जैसे आज भी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग प्राइवेट डॉक्टर से भी जाके वैक्सीन ले रहे हैं। इसी ढंग से अगर कोरोना के लिए भी हो सकता है, फाइजर को आपने अलाउ किया होता, मॉडर्ना को, गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी है उसके हिसाब से। तो दुनिया में ऐसे कई वैक्सीन थे जिनको आप प्राइवेट क्लिनिक में अलाउ कर देते, तो शायद आज हमारा जो 18% का क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन का वो है, तो हो सकता है कि हम लोग 21% तक कवरेज कर लेते, 22% कर लेते, तो कुछ तो बढ़ता। अल्टीमेटली तो आपको सारे लोग को वैक्सीनेट करना है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि प्राइवेट क्लिनिक को भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, डॉक्टर को भी अलाउ करते, और जिनके पास पैसा है वो जाके लगा लेते, सरकार का भी बोझ कम हो जाता। अभी कोरोना का ही दौर चल रहा है, दूसरी लहर में हम सब जी रहे हैं। क्या संदेश है आम लोगों के लिए, अपनी जीवन शैली में कैसे वो मेंटेन करें और कैसे रहें? हाँ, आम जनता से मेरी अपील है कि आप लोग बड़ा जल्दी तुरंत भर में रिलैक्स हो जाते हैं, तुरंत भर खुश हो जाते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं। ये कोरोना का
काल है, ये ठीक होने जाने के बाद भी पेंडेमिक कम भी हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत सोसाइटी में पड़ा रहेगा अगले कई सालों तक। ठीक है, इस तरीके से नहीं रहेगा। जैसे सर्दी खांसी होता है, आप कभी सुनेंगे यहाँ, कभी पटना, कभी रांची, ऐसे किसी को इन्फेक्शन हो रहा हो। लेकिन ये मान के चलिए कि अगले कुछ सालों तक, जब तक आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं है और थोड़ा बहुत सोसाइटी में रहेगा, आप बिल्कुल ढिलाई नहीं करें। ये नहीं कि अभी जैसे कितना 4 लाख रेट था तो आप ज़्यादा अलर्ट हो गए और 1 लाख के नीचे आ गया तो आप सारा ध्यान छोड़ दीजिए। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ चीज़ तो आदत में शामिल कर लीजिए, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ आप आदत में शामिल कीजिए। नहीं तो फिर वही होगा, आपका घट के 1 लाख के नीचे आ जाएगा इंसिडेंस, और फिर जैसे ही आप ढिलाई करेंगे, शादी ब्याह में, मंदिर मस्जिद में भीड़ भड़क्का लगाएंगे, फिर से ये बढ़ के 3 लाख 4 लाख हो जाएगा। तो आप तब तक ढिलाई नहीं बरतें जब तक कि पूरी तरह से ये डिजीज़ कंट्रोल नहीं होता हो। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे डॉक्टर संजय तिवारी से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, हम में से किसी को भी, हम सब को भी ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है और हम सब मिलेंगे, हम सब करेंगे तो निश्चित तौर पे इसके खिलाफ जंग भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और इस सबके बीच में जो महत्वपूर्ण बात वो है वैक्सीनेशन को लेकर इन्होंने कही है कि वैक्सीन सबको लगवाने की ज़रूरत है और सरकार से भी अपील है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए और प्राइवेट कंपनियां जो हैं उन्हें भी ये छूट दी जाए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल और अलग अलग जगहों पे उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि सब लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सके।